हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होने वाली है। इन डिटेल बात हम अपने कैश फ्लोज पर कर चुके हैं। ये बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक है कैश फ्लो का। इसके बाद हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। ठीक है, डायरेक्ट मेथड खत्म हो गया, इनडायरेक्ट मेथड खत्म हो गया, बस हो गया। इससे ज्यादा आप लोगों को कैश फ्लो समझने की और कोई जरूरत है नहीं। मैंने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो गया आप लोगों के हिसाब से, मतलब आप लोग मतलब सीए में यूएसए स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इतना ही पढ़ना था। लेकिन एक्चुअली में यहां से अब शुरू होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाना, क्योंकि अभी तो हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करने हैं, चीजें समझनी है और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन इतना टेक्निकल आपके पेपर में है नहीं ना। क्यों चाहता है एग्जामिनर के अंदर लालच है, वो पूछना चाहता है ये सब चीजें, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो ये चीज नहीं पूछ सकता। बेटा टाइम कंस्ट्रेंट्स है आपके पेपर में, इतनी वो चीजें पूछना चाहता है, लेकिन एमसीक्यू में क्या कर लेगा है, एक बड़ा सा फुल फ्लेज क्वेश्चन दे देगा और आपको ये बोलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। पॉसिबल है एमसीक्यूज में? नहीं है। वो ये बोलेगा ज्यादा ज्यादा ये पूछ लेगा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की कैश फ्लो कि भैया ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से हमको निकाल के बताओ कितना कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या कैश फ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या कैश फ्लो, बस वो ये निकालने को बोल देगा आपको। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देगा तो उसको भी पता है बच्चों के पास टाइम नहीं है, स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो भाई गलती। चलो ऐसे में आप बोल सकते हो चलो ऐसे में आ जाएगा, बेटा ऐसे में भी लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन होता है, उसके अंदर सारे सेक्शन एक के अंदर डाल दिए उन्होंने। तो 12 क्वेश्चन है, तो ऐसे दो सिनेरियो से तो टोटल 12 हो गए, 6 6। तो बेटा एक ही क्वेश्चन इतना बड़ा कर देंगे तो बाकी कब करेंगे, 1 घंटा मिलता है। तो प्रैक्टिकली आप बहुत आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना बेटा, ये तो प्रैक्टिकल है, कॉमन सेंस है, पॉसिबल नहीं है ना प्रैक्टिकली। इसलिए एक्चुअली में लेकिन आपके सिलेबस में है इन डिटेल पढ़ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको आना पूरा चाहिए, लेकिन पेपर में टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये अब एग्जामिनर की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसा क्वेश्चन पूछ ले। हम तो ये सोच सकते हैं हाँ पेपर में कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, लेकिन पर्टिकुलर एक्टिविटी का आएगा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल के बता दो। हाँ ये वो बोल सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आएगा जरूर कि पर्टिकुलर एक्टिविटी से हमें कैश फ्लो निकाल के बताओ। अंडर डायरेक्ट मेथड, अंडर इनडायरेक्ट मेथड, ये वो हरकतें कर सकता है। ठीक है, अब एग्जामिनर को ये पता है कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी आपसे पूछता है और उसको ही टेक्निकल बनाने की कोशिश करता है कि आपका अच्छा खासा दिमाग इसमें खर्च हो जाए। खुद सोचो ना बेटा, आप एक एग्जामिनर होते हैं, आप तो आपको पता है यार मैं इतना बड़ा क्वेश्चन डाल नहीं सकता, चलो लेकिन अब छोटा सा मतलब अब मुझे पर्टिकुलर एक्टिविटी से पूछना पड़ेगा, लेकिन ये तो फिर बहुत इजी हो गया, मतलब टाइम बच गया। तो आप क्या करोगे, उसी में घुमाने की कोशिश करोगे, मतलब ऐसे ऐसे कुछ उसके अंदर एंट्रीज डाल दोगे जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा उसको देख के। अच्छा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो बस एमसीक्यूज के लिए रखे हुए हैं। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एक्चुअली जो असली जो मुश्किल होता है आपको पता है, सारी जो मुश्किलें हैं बेटा वो कहां पे है, ऑपरेटिंग में। मैंने आपको बताया बेटा ये जितना भी मेथड का ड्रामा है, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के नहीं है। देखिए आपने बहुत स्टूडेंट्स को सुना होगा या लोगों को बोला सुनते बोलते हुए सुना होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड। ये एक्चुअली लोगों की गलती नहीं है, वो बस उसको शॉर्टकट में बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो टेक्निकली भाषा में बोले, अगर हम टेक्निकली बोले तो एक्चुअली बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड्स नहीं होते। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के दो मेथड होते हैं। क्योंकि बेटा कैश फ्लो के अगर हम बोल रहे हैं दो मेथड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अंडर डायरेक्ट मेथड या अंडर इनडायरेक्ट मेथड इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों सेम तरीके से निकलता है। चाहे बेटा आप डायरेक्ट मेथड निकालो, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वही तरीके से निकलेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपको कैश फ्लोज देंगे। अरे आप खुद सोचो ना, एसेट से वो आपको क्या इनडायरेक्ट चीजें बोल देगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही सिर्फ बेटा दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट आपको कैश फ्लो दे देगा, मतलब आपने डेटर से कैश मिल गया, तो ये एक इनफ्लो है। अब कैश फ्लो भी दो होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था ना, कैश का फ्लो, फ्लो बताते हैं ना, फ्लो दो प्रकार के हो सकते हैं, इनफ्लो और एक आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश का आना और आउटफ्लो मतलब कैश का जाना। तो फ्लो दो प्रकार के होते हैं। अब धंधे से, धंधा मतलब ऑपरेशन, धंधे से कैश फ्लो बेटा दो प्रकार का होता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम धंधा मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के आपके पास एक्चुअली दो तरीके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सारा जो ड्रामा है, जितनी भी बस टेक्निकल है, मुश्किलें हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने की है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बेटा इररेलेवेंट है, इनडिफरेंट है, कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ तब भी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का कैश फ्लो उसी तरीके से निकलता है,
इनडायरेक्ट मेथड लो, उसमें से भी आपका इन्वेस्टिंग फाइनेंस उसी तरीके से निकलता है। दोनों मेथड्स में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में वो आपको कैश फ्लोज डायरेक्ट ही देता है, उसमें आप इनडायरेक्ट करके कुछ निकाल ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते बेटा। जैसे आपने एक मशीनरी बेच दी, लॉन्ग टर्म एसेट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लॉन्ग टर्म एसेट के बेचने या खरीदने से अगर कैश फ्लो में फर्क आएंगे तो आप इन्वेस्टिंग में डाल देना। तो बेटा मुझे बात बताओ, इसको मैं इनडायरेक्टली कैसे बोलूं, कैसे बोलूं इनडायरेक्ट में नहीं बोल सकता, तो मुझे डायरेक्टली आपको बताना ही पड़ेगा भाई, डायरेक्ट है डायरेक्ट है। मैं तूने मशीनरी खरीदी है ज्यादा, तू इनडायरेक्ट क्या बोल रहा है, ज्यादा इनडायरेक्ट स्पीच खेलना है तुझको। ऑब्वियसली यार, तूने एक मशीनरी खरीदी है तो हमको बता ना, साफ साफ घुमा के बताना, नहीं हमने ऐसे खरीदा था, नहीं डेप्रिसिएशन से निकालेंगे उस साल का वो बुक वैल्यू को जोड़ेंगे, सब बकवास है बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो पर चाहे इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग हो, वो आपको कैश फ्लो हमें डायरेक्ट देगा। चलो फाइनेंसिंग उठा लो, आपने एक शेयर इशू कर दिए, तो शेयर इशू करोगे आपके पास पैसा आएगा, तो इट्स अ कैश इनफ्लो, तो आप ऐड करोगे फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर। अब मैं इसमें इनडायरेक्ट क्या बोलूं, है क्या इनडायरेक्ट बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता इनडायरेक्ट, इसमें मुझे आपको बताना पड़ेगा भाई शेयर इशू करें, यही सकते हैं, यही डायरेक्ट है। लेकिन ऑपरेटिंग के अंदर एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है और उसमें बनता भी है। देखिए वैसे तो बताऊं उसमें डायरेक्ट ही बोलते हैं, देखिए जैसे एक डेटर है, अब डेटर से कैश रिसीव हो गया तो कैश इनफ्लो है, लेकिन डेटर भी तो एक एसेट है, तो उसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्यों नहीं डालते, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था एसेट के चेंज होने से गलत पड़ा है, अधूरा पड़ा है, 50% पड़ा है। पूरा सत्य ये है एसेट नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट के चेंज होने से जो कैश फ्लो में फर्क आता है वो आप इन्वेस्टिंग में डालते हो। बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन डिटेल कवर करा दिया, अब मेरे पास लेक्चर को आप जाके देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, और आज खत्म भी हो जाएगा। बात मेरी क्या है, तो स्टूडेंट्स को ये लगता है डेटर्स है ना, डेटर्स आपने कैश रिसीव कर लिया, तो डेटर्स तो एक एसेट होती है। अब एसेट्स मतलब एसेट के सर ने ये बताया था एसेट के चेंज होने से कैश फ्लो में जो फर्क आता है उसको इन्वेस्टिंग में डाल दो। बेटा आपके सर ने ये भी बताया था कि आपने अधूरा पड़ा है, अगर आप एसेट बोल रहे हो। एसेट दो प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट आर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग, क्योंकि करंट एसेट्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल के पार्ट होते हैं करंट एसेट्स, मैंने आपको बताया था। अरे इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आप क्या, एक तो पीएनएल अकाउंट के अंदर नॉन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऐड करते हो, क्या कहते हो, नॉन ऑपरेटिंग की माइनस करते हो, और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी डालते हो। तो ये जो डेटर्स होता है, मतलब सीधा सीधा मानो जो करंट एसेट्स होती है वो ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग का पार्ट होता है ना, आपने देखा नहीं वो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंदर डालते नहीं, ऐड इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट, ये सब करते हैं ना हम। तो कैसे हुआ, इंक्रीज इन एसेट्स होता है तो माइनस करते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स होता है तो हम प्लस कर देते हैं, ऐसा बताया था ना मैंने आपको सारा। तो जो डेटर्स होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, और करंट एसेट्स तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डालते हैं, तो इन्वेस्टिंग के अंदर भूल के भी मत डालता है। ये तो एक टेक्निकल हुआ, ये तो टेक्निकल हुआ। दूसरा लॉजिक क्या है, अरे बेटा डेटर्स होते कौन है, डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने माल उधार पे बेचा, अब उनसे आपको पैसा रिसीव करना है, तो ये आपके धंधे का पार्ट है ना। क्योंकि बेटा जब सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो, आपका धंधा ही बंद हो गया, धंधा बंद हो गया, तो जब आप डेटर से अपना पैसा मांगने जाओगे ना, वो आपको यही बोलेंगे भाई तू कौन है, वो नहीं देगा आपको पैसा। आपकी पर्सनल मतलब आप अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाओगे, टेक्निकली अगर आप बेटा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाओगे तो वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे भाई तू कौन है, क्योंकि उनको भी पता है हम जो, क्योंकि उनको जो पेमेंट देनी है ना वो आपको नहीं देनी बेटा, आपको थोड़ी ना देनी है, वो आपके धंधे को देनी है, क्योंकि जिसने माल उधार पे बेचा वो आपने नहीं बेचा, आपके धंधे ने बेचा, आपके धंधे ने बेचा है। तो बेटा पार्टी टू पार्टी बात होगी ना। सोचो आपके दो आपने आपने अपने किसी दोस्त को उधार दिए, तो बेटा आप अपने दोस्त से तो उधार मांगने जाओगे, अपने दोस्त से उधार मांगे, क्योंकि आपकी बातचीत उससे आपका जो पार्टी टू पार्टी बात उसी से होगी, सीधी बात है। आपके एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वैसा थोड़ी ना एक एम्प्लॉयर ने काम करा लेकिन सैलरी उसके घर वालों को दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। ऐसे ही बेटा बिजनेस और डेटर का रिलेशन है, मालिक और डेटर का रिलेशन नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मेरे सारे कंसेप्ट लेक्चर हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में बताया, सब छोड़ छाड़ के आए हो सीधे इन लेक्चर्स में आ गए, तो बेटा कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कोई फायदा नहीं है। और सीएमए यूएसए में फेल होने की तैयारी हो रही है, एक्चुअली पास होने की नहीं हो रही, अगर आप ऐसे कर रहे हो। मेरे लेक्चर्स को अगर आपको देखना है तो बेटा सिक्वेंशियल वाइज में देखना पड़ेगा, वरना अभी ही बंद कर दो, क्योंकि आगे जो मैं आपको लॉजिक्स दूंगा अब मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, सीधी बात है। क्योंकि अगर मैंने रिपीट कर दिया लेक्चर एक तो बड़ा हो जाएगा और दूसरे स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, सीधी बात है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि चल मेरा धंधा बंद हो गया कोई नहीं, लेकिन मैंने उधार माल पे बेचा था, अब इसकी गर्दन पकड़ के पैसा लूंगा, अब आप उसके घर में डिंग डोंग बजाया, आपने कहा भाई पैसा दे, उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन, अबे माल तुझे उधार पे बेचा था, पैसा दे, डेटर है तू मेरा।
उसने कहा ठीक है भाई साहब, डेटर थे, अब नहीं है। मैंने कहा कैसे बे? मैंने तो बेचा था। तूने नहीं बेचा, तेरे धंधे ने बेचा। तूने नहीं बेचा, तेरे धंधे ने बेचा। अब तेरा धंधा कहां है? मैंने कहा धंधा तो बंद हो गया। हाँ तो भाई धंधा गया तो मैं भी गया भाई। देखा है ये क्या हुआ? हाँ तो यही है, सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, अकाउंटिंग के अंदर होता है। आपने देखा है जब आप अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर ये धारणा होती है बेटा, मतलब एक अजम्पशन हम मान लेते हैं कि धंधा और बंदा अलग है। धंधा और उसको चलाने वाला या उसको फाउंडर, इसको मतलब उसका जो मालिक होता है, वो दोनों अलग है, अलग है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, तो डेटर्स से जो आप पैसा रिसीव करोगे, इसलिए आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर डालते हो, मतलब धंधे की एक्टिविटी में डालते हो, क्योंकि वो धंधे का पार्ट है। क्योंकि अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में मांगने जाओगे, थोड़ी ना देगा वो आपको। वो आपका कोई पर्सनल रिलेशन है क्या उससे? नहीं, थोड़ी ना, वो नहीं देगा आपको। धंधे का पार्ट है, ऐसी क्रेडिटर्स है। आपने धंधे के इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यू आपने किसी से माल उधार पे लिया, तो वो आपसे अब पैसा रिसीव, आप क्रेडिटर्स है ना, अरे सप्लायर, अकाउंट पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर्स होते हैं ना, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने माल उधार पे उठाया, रॉ मटेरियल वगैरह होगा, आपने उनसे उधार पे माल उठा लिया, अब आपको उनको बाद में पेमेंट भी तो देनी पड़ेगी। लेकिन सोचो आपका धंधा बंद हो गया, वो आपके पास पेमेंट मांग रहे हैं, आपने कहा हम नहीं जानते तेरे को, हम नहीं जानते, क्योंकि धंधे को उधार दिया था, हमको थोड़ी ना दिया था। अबे मेरे को देगा कि मैं क्या घर में सजाऊंगा अपने? धंधे में देगा ना तू, तो धंधे में लगाऊंगा। मेरे को उधार, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तेरे से उधार ये स्टॉक लेके क्या करूंगा? घर में लगाऊंगा इसको? नहीं लगाऊंगा, धंधे में लगाऊंगा। अब धंधा तो है नहीं, तो धंधे से जाके मांग। तो यही है, तो बेटा ये धंधे के पार्ट है ये सारे, कि आपने क्रेडिटर को पेमेंट दे दी, आपने कैश रिसीव कर लिया, तो इन सबको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डालते हो, क्योंकि ये सब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के पार्ट है। अब मेरी बात समझो आप, इसलिए भूल कभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मत डाल देना कि आप ये सोचो एसेट, हाँ हाँ एसेट है तो जैसे एसेट खरीदी या बेची आप इसको इन्वेस्टिंग में डाल दोगे। अबे एसेट नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर एसेट नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट के चेंज होने से, आने या जाने से, मतलब आपने अगर परचेज करा लॉन्ग टर्म एसेट, या खरीदा लॉन्ग टर्म, या बेचा लॉन्ग टर्म एसेट, इस खरीदने या बेचने ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट से अगर आपका कैश बैलेंस में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, या इसको मैं वाइस वर्सा भी बोल सकता हूं, अगर आपके कैश बैलेंस में फर्क आ गया, मतलब सीधा देखो आपके कैश बैलेंस में फर्क आ गया, आपने कहा है कैश बढ़ गया या कैश घट गया, अगर इस कैश का बढ़ने या मतलब सीधा बोल दो चेंज इन कैश बैलेंस में अगर आपका फर्क आ रहा है, और उस चेंज से आपका लॉन्ग टर्म एसेट का बेस भी हिल जाता है, मतलब पहले आपका कैश बैलेंस हिलता है, आपने कहा हिल रहा है, लेकिन आपने देखा भाई साथ में ये उसको भी हिला रहा है, किसको? अरे किसको? लॉन्ग टर्म एसेट को। तो आप उसको आंख बंद करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर डाल देना। मैंने आपको एक डाउट समझाया, एक्चुअली ये डाउट आपको बहुत हल्के में आप ले रहे होंगे, लेकिन आपको जान के रहनी होगी 50% ज्यादा स्टूडेंट्स इस डाउट में फंस जाते हैं, जो कि अभी आपको बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन पेपर के टाइम पे क्योंकि वो फटीक इतना आ जाता है, बेटा ये है, यही चीज तो है एग्जामिनर की। उसको पता है आप लोगों को सारे क्वेश्चन आते हैं, आप सारा करके आए हो, क्योंकि कोई बेवकूफी होगा बेटा जो क्या है सीधा पेपर में प्रकट हो गया, जिसने कुछ भी नहीं, मतलब बिना ही पढ़े आ गया, $3 फीस लगाया और बिना ही पढ़े आ गया, तो ऑब्वियसली उसने एग्जामिनर को ये पता है कि आप हर चीज प्रिपरेशन करके आए, ठीक है, आपने सारे मॉक कर लिए होंगे, कंसेप्ट देख लिए होंगे, बस बढ़िया, स्टडी मटेरियल भी पढ़ के आए होंगे, तो अब ऐसे तो बेटा सभी पढ़ के आए तो सभी पास भी हो जाएंगे, ऐसा तो। अभी दिक्कत क्या है, मार्केट में सीए में यूएसए की डिमांड थोड़ी ना है, डिमांड इन द सेंस एक लिमिटेड डिमांड है ना, ऐसे थोड़ी ना बस सारे ही पास हो जाएंगे तो सारे इंडस्ट्री में निकल जाएंगे, ऐसा होगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी, डिमांड एक लिमिटेड है, जितनी कंपनी को चाहिए उतनी पोजीशंस अवेलेबल होंगी, लेकिन अगर सारे ही पास होकर निकल जाएंगे मार्केट में तो ऐसा तो सप्लाई ऑफ सीए में बहुत बढ़ जाएगी, और डिमांड उतनी है नहीं, इससे क्या हो जाएगा, आप सीए में यूएसए की वर्थ कम हो जाएगी, सैलरी पे इफेक्ट आ जाएगा, तो मैंने आईए में जो है इस चीज को कंट्रोल करके रखता है ना, तो ऑब्वियसली बेटा सबको तो पास वो कर नहीं सकते, एक रेशियो मेंटेन उनको करना पड़ेगा, तो अब ऐसे थोड़ी ना कि हाँ नहीं उसको आता है फिर भी हम फेल कर देंगे, ऐसा भी नहीं होता बेटा, ऐसा थोड़ी ना। फेयर चेकिंग फेयर होती है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा चेकिंग अनफेयर है, कि वो तो देखो हमारा वो अनफेयर वो पास कर देंगे हमको, वो फेल कर देंगे, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं, वो आपके साथ फेयर चेकिंग करेंगे, लेकिन अब उनको फेल करना है, लुढ़काना है, उन्हें क्रिमिनल साइड करनी बेटा, उनकी गलती नहीं है, ये तो हर कोई करेगा, सब चाहेंगे कि जो भी प्रोफेशनल निकल के आए वो एक क्रीम निकल के आए, मतलब एक ऐसा मैनेजमेंट अकाउंटेंट करके आए कि कंपनी अगर उसे हायर करके बोले तो आईएमए को थैंक यू बोले कि भाई साहब तूने क्या सीएमए निकाल के दिया इंडस्ट्री के मार्केट में, बहुत बढ़िया, इसको तो सारी नॉलेज है,
तो आईए में अपनी वर्थ खराब नहीं होने देगा ना। तो वो यही देखता है पढ़ के सब आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आपको भी वहां पे सिखा देगा। ऑब्वियसली बेटा आप खुद सोचते हो 100 क्वेश्चन है लेकिन 3 घंटे, आप लोगों को भी लगता है बेटा वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल होता नहीं कभी कभी, है ना। लंबे चौड़े क्वेश्चन आ जाएंगे और एमसीक्यू उतना, अब एक तो इतना टाइम उसको पढ़ने में लग जाएगा, फिर उसमें डिटेल्स फिगर आउट करनी पड़ेंगी, फिर उसके हिसाब से आपको देखना है क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्योंकि बेटा जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उतना लप्पू आंसर उसका निकल के आता है। ये आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद देख लेना सीएमए से, अरे मॉक में देख लेना, मॉक से ही पता चल जाएगा आपको। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतना ही उसका छोटा आंसर निकल के आता है। इसका रीजन ये है क्योंकि उसको भी पता बेटा इतना लंबा चौड़ा वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है ना, उसको पता है आधे तो वहीं फेल हो जाएंगे ना बेटा, उनका निकल जाएगा, आधे वहीं फटीक हो जाएंगे, उनका ऐसे विंडो ओपन नहीं होगी, ऐसे आधे तो वहीं निकल जाएंगे। तो जितने भी बच्चे जाएंगे वो क्रीम में लेयर होंगे, उनको ऐसे क्वेश्चन में टेस्ट करेंगे। सब आता सबको है बेटा, पढ़ के सभी गए हैं, लेकिन ये रीजन कि तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे विंडो ओपन नहीं होता क्योंकि वो उनके इमोशनल स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाते हैं। वो इमोशनली खेलते हैं ना आपसे, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देंगे, आधा एक तो 50 क्वेश्चन करके आए बेटा आधा, है ना, वहां पे इतना दिमाग वहां खर्च हो गया, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी ना एक क्वेश्चन एक सेक्शन में से तो दूसरा भी एक ही सेक्शन से होगा। बेटा ऐसे नहीं होता कि आपके जो शुरू के 10 क्वेश्चन है वो सारे एक ही सेक्शन से होंगे, अभी एक सेक्शन करो तो दूसरे एकदम से एफ सेक्शन आ जाएगा, फिर सीधा हो सकता है ऑल द वे डी सेक्शन आ जाएगा, फिर सी सेक्शन। बेटा एक तो माइंड में ऑब्वियसली बेटा जंबल हो गया कि अभी सी करा था, फिर डी करा, फिर बी करा, क्योंकि आप जब मॉक करते हो आप तो सेक्शन वाइज करते हो, है ना, वो अलग है, जब आप सिमुलेटर में करते हो वो अलग गेम है, ठीक है। तो एक तो दिमाग ऐसे एकदम बेटा खर्च हो जाता है, ठीक है। फिर एक तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देता है बेटा, वो जितने लंबे चौड़ा क्वेश्चन होते हैं ना उसमें फालतू की फालतू इन्फॉर्मेशन वो आपको डाल के देता है, वहीं समझ जाओ बेटा, यही तो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मॉक इसलिए ही करते हैं, जो स्टूडेंट्स एक्चुअली मॉक करके नहीं जाते वो सोचते हैं उनमें कॉन्फिडेंस है, बेटा मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, उनमें कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं हम कर लेंगे, ठीक है। दूसरे तो बेटा लेकिन कुछ इसलिए करते हैं मॉक, उनको गलत नहीं है कि उनको लोग बोलते हैं ये देखो मॉक करते, बेटा सही है मॉक करना, क्या दिक्कत है उसमें। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस है, वो नहीं करते, लेकिन कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक इमोशनली खेलना आ जाता है बेटा, मॉक खेलने से आप वो क्या मतलब, उसका मतलब ये नहीं है जब मॉक कर रहे हो उनको आंसर नहीं आता वो, या उनको क्वेश्चन नहीं करना आता इसलिए वो उनको डर ज्यादा है, नहीं ऐसा नहीं। वो इमोशनली अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि इतने घंटों में अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कैसे खेलें, एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी वो समझ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो जितने बड़े बड़े वो क्वेश्चन होते हैं बेटा उसका आंसर बहुत ही छोटा होता है, उसके अंदर फालतू इन्फॉर्मेशन जान मुझ के डालते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आधे तो वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे ना, यही तो एग्जामिनर चाहता है। बेटा वो फेल नहीं कर सकता ना क्योंकि आपको सारा आता है, तो वो क्या करेगा, ऐसे उल्टी सीधी चीजें बनाएगा, उल्टे सीधे इन्फॉर्मेशन डालेगा, आधे वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि आता सबका, लेकिन कंफ्यूज हो गए तो वहां साइड हो गए। ऐसे नहीं चाहिए उनको जो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि रियल लाइफ में बेटा इससे ज्यादा डायनेमिक सिचुएशन है, आपको एग्जामिनर को थैंक यू बोलो कि उसने आपको इन्फॉर्मेशन गिवन कर दी। रियल लाइफ में तो इन्फॉर्मेशन आपको कौन गिव करेगा बेटा, आपको ही सारी चीजें निकालनी है। ऐसे थोड़ी ना कंपनी आपको सारे शीट पे लिख के दे देगा ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये सेल्स है, ये नेट प्रॉफिट है, ये ऐसा थोड़ी ना होता, आपको हर चीज खुद फिगर आउट करनी है। तो वहां तो और भी चीजें मुश्किल है, इसलिए वो आपको ऐसे चीजें प्रोवाइड करता है ताकि उससे पता चल जाएगा, आइडिया पता चलेगा, अच्छा ये ऐसा बंदा है। तो ये दिक्कत हो जाती है, ऐसे काम वर्क करते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं आपको ऐसे चीजें करनी है, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस आप लोगों को अपनी बनानी है। आ जाइए, तो हमारा इन्वेस्टिंग बेटा हो गया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया था, दो ही हमारे मेथड्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ज्यादातर वो जो आपको पेपर में ज्यादातर ऐसे में ऐसा देखा गया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको टेस्ट करता है, ये हमने देखा है, क्योंकि आपने खुद देखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही दो मेथड है, तो बट ऑब्वियस उसका जो फेवरेट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही टेस्ट करेगा। हालांकि आप देखेंगे बेटा जो अपना क्या कहते हैं सेक्शन ए है पार्ट 1 का, बहुत बड़ा है, इसमें से अगर क्वेश्चन पूछना चाहो तो भरमार है क्वेश्चन पूछने की, भरमार है बेटा, कितने क्वेश्चंस पूछ लो। इसलिए आपने देखा होगा कुछ कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर तो कैश फ्लो टेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे बेटा अपना अपना ये जो मई जून वाला विंडो आया था इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट टेस्ट हुआ था और डायरेक्ट मेथड टेस्ट हुआ था, है ना। जनवरी फरवरी वाला जो अटेम्प्ट था उसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड टेस्ट हुआ था। तो अभी लास्ट दो अटेम्प्ट से तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में भी इस अटेम्प्ट में भी जो अपना सितंबर अक्टूबर है इसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आया, तो बेटा हो सकता है अक्टूबर वाली विंडो में भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट टेस्ट हो जाए, तो आप अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन रखना। तो अब हम आ जाते हैं अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब कैसे पहचाने कि कोई जो पर्टिकुलर कैश फ्लो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आपके पेपर में बेटा एक क्वेश्चन आएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, मैं बता रहा हूं एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो बोल देगा देखिए ये पर्टिकुलर कैश फ्लो है, अब बताओ ये इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, बताओ। अब यह आपका काम है पहचानना कि ये कौन सी, अब पहचानने कैसे बेटा, ये मैं आपको ऑलरेडी ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का तो बता ही चुका हूं, तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंसिंग तो पता ही चल गया।
अरे चार में से तीन चीज पता चल गई तो एक वो निकाल नहीं लोगे, चौथी चीज क्या है? तो यही है। तो अगर आपको ये पता चल गया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑपरेटिंग ऐसे निकालते हैं, पहचानते हैं, इन्वेस्टिंग ऐसे पहचानते हैं, तो फाइनेंसिंग आप पहचान ही लोगे। बाकी ये तो बेटा जुगाड़ है, ये तो आप तो वैसे कर ही लोगे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली लॉजिक क्या है कि असली में वैसे आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी कैसे पहचानना, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बेटा आप अपने बताओ बैलेंस शीट देखना और कैपिटल देखना बड़े ध्यान से। आपने देखा भी मेरी इतनी कैपिटल थी, अब इतनी हो गई। मतलब आपका अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उस कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से आपने देखा का कैश बैलेंस फर्क हो रहा है, या वाइस वर्सा बोलूं, आपका कैश बैलेंस हिल गया, मतलब या तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब हिल गया, कैश बैलेंस हिल गया, ठीक है। तो आपने देखा हो या तो इनफ्लो या आउटफ्लो, ओके। लेकिन इस इनफ्लो या आउटफ्लो की वजह से आप देख रहे हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी हिल गया, मतलब सेंसिटिव है इसके। मतलब सीधी सीधी बात बोलो, कैश बैलेंस आप एक बार अपना हिलाओ, हिला दिया, आप देख रहे हो कैश बैलेंस हिलाने की वजह से कैपिटल भी हिल रहा है, तो बेटा डायरेक्ट संबंध है। इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर कैश फ्लो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कैश फ्लो है। आंख बंद करके डाल देना। मैंने आपको ये बहुत ही सिंपल वे में करके समझा दिया। अब कैपिटल क्या है, कैसे पहचाने, मैं आपको ये बता देता हूं बेटा। कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बेटा इक्विटी, इक्विटी होती है, और एक होता है डेट। बेटा कैपिटल दो प्रकार की होती है, इक्विटी होती है और एक डेट होती है। इन दोनों को जब आप मिला देते हो, मतलब डेट इक्विटी मिक्स अगर हम बोलें इसको, दोनों को जब आप मिला देते हो, इसको डेट इक्विटी मिक्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम डेट इक्विटी मिक्स बोलते हैं। इन दोनों को आप मिलाते हो तो इसी को हम कैपिटल बोलते हैं। मतलब बेटा जब आप कैपिटल लगाते हो ना, कैपिटल जब आप किसी धंधे के अंदर लगाते हो तो वो दो चीजों के मिश्रण से लगती है। मतलब आपने आज एक डिसाइड करा कि मैं धंधा स्टार्ट करूंगा, आपने आज डिसाइड करा कि मैं एक धंधा स्टार्ट करूंगा, तो बेटा आप लोगों को पता है उस धंधे को इन रियलिटी, इन एग्जिस्टेंस लाने के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत या किसी पूंजी की, मतलब कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। मतलब वो जिस पैसे से आपने एक धंधा स्टार्ट कर दिया, उस पैसे को आप सिर्फ पैसे ही नहीं, आप कैपिटल बोलते हो धंधे की भाषा में, ठीक है, कैपिटल बोलते हैं। अब ठीक है, अब हमको इतना पता है धंधे को स्टार्ट करने के लिए, धंधे को खड़ा करने के लिए बेटा आपको दो चीज, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन अब वो जो आप पैसा लगा रहे हो धंधे के अंदर, तो बेटा वो पैसे के सोर्स हो सकते हैं। आप एक मालिक हो, आपने कहा चल मैं एक मोमोज का स्टॉल लगाऊंगा, तो आपने देखा 1 लाख रुपए लगेगा। अब 1 लाख रुपए में मतलब धंधा स्टार्ट हो जाएगा, धंधा खड़ा हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए में, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपए में आप धंधा तो स्टार्ट कर दोगे, ओके, लेकिन अभी 1 लाख रुपए लाए कहां से, ये भी तो मसला है। तो आपने देखा यार मेरे पास बताओ घर में 40,000 रुपए पड़े हैं, 40,000 रुपए, ठीक है, 40,000 रुपए। तो आपने कहा ठीक है 40,000 रुपए, तो आपने घर से कुछ जुगाड़ करा, अपने घर वालों से मांगा, सेविंग्स वगैरह होंगी, आपने कुछ अपनी पर्सनल सेविंग्स करी होंगी, दोस्त वगैरह से मांगा, ठीक है, इन सब से इकट्ठा करके आपने देखा 40,000 रुपए हो गए। लेकिन आपको धंधा कौन सा बनाना है, क्या स्टार्ट करना है, मोमोज का। आपने देखा यार अब मोमोज एटलीस्ट धंधा स्टार्ट करने के लिए कितने लगेंगे, ही लगेंगे मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपए। तो आपने अभी कितने का जुगाड़ कर लिया, 40,000। तो नो डाउट आपने 40,000 तक का जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन अभी भी तो आप 60,000 से शॉर्ट हो, तो धंधा तो अभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो क्या करें, तो बेटा अब एक ही तरीका है, 60,000 को फाइनेंस कर दोगे डेट से, डेट से आप उठा लोगे। अभी तो कुछ इक्विटी से उठा लिया, अभी जो बाकी का है इसको आप डेट से फाइनेंस कर दोगे, मतलब उधार ले लोगे। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाओगे, उनको बोलोगे कि भाई साहब देखो मैंने 40,000 तक का तो मामला सेट कर दिया, उनको समझाओगे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है भैया, कर ले इन्वेस्ट, अच्छा है, डाल दे पैसा, दे दे, ठीक है। तो आप उसको समझोगे तभी बैंक आपको पैसा देगा, वरना तो देगा नहीं। देखिए आजकल के जैसे आपने और भी तरीके होते हैं, सिर्फ डेट नहीं होता। वेंचर कैपिटलिस्ट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द न्यू स्टार्टअप्स। आपने देखा होगा आजकल नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, नए नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं, तो वो जो न्यू नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो उनको फंडिंग की जरूरत होती है। बेटा उनके पास पैसा तो होता नहीं, आइडिया होता है सिर्फ। स्टार्टअप्स क्या होता है, उनके पास पैसा नहीं होता, आइडिया होता है। अब आइडिया तो है, उनको पता है अगर हम इस आइडिया को बिजनेस में रियलिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो नेक्स्ट लेवल नोट छापेंगे। लेकिन बेटा नोट छापने के लिए आपको बिजनेस को रियलिटी में लाना पड़ेगा, और आपने देख लिया उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल उनके पास है नहीं बेटा, कैपिटल नहीं है उनके पास, तो वो सारा का सारा बेटा जो फाइनेंस करवाते हैं वो डेट से करवाते हैं। तो बेटा जो भी जनरली स्टार्टअप होता है जो डेट से फाइनेंस होता है फुली, बेटा इन्वेस्टर ज्यादातर उस स्टार्टअप से भागते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी वैसे समझा चुका हूं, भागते हैं ऐसे डेट से, क्योंकि बेटा जितना भी एक पूरा स्टार्टअप खड़ा हुआ है, ठीक है,
उसने अपना पूरे का पूरा कैपिटल बेटा उधार से फाइनेंस करवा रखा। अब बेटा तूने उधार ले रखा हो तो तुझे क्या देना पड़ेगा? ब्याज। बेटा उधार गिफ्ट में लाता है ब्याज के। बेटा जब भी उधार लाता है तो वो गिफ्ट में अपने साथ उधार ब्याज साथ में लेके आता है, आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब जो एक इन्वेस्टर होता है, जब वो ये चीज देखता है यार ये तो पूरी की पूरी कैपिटल डेट से फाइनेंस है, एक तो बेटा वो भाग जाता है, क्योंकि बेटा जब भी प्रॉफिट आएगा उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट शेयर लेने से पहले वो सारा का सारा प्रॉफिट कौन ले जाएगा? उधार वाले। अरे कैसे? इंटरेस्ट पेमेंट में। आपको पता है जब भी एबिट आता है उसमें से आप ब्याज माइनस कर दोगे तो बेटा फिर तो चिल्लर बजेंगे, इन्वेस्टर को चिल्लर देंगे हम। एक तो ये रीजन है। दूसरा, आप जब भी किसी उधार से आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी जो भी है उधार मांगते हो, एक तो वो ब्याज लेते हो बेटा, साथ में लोन कोवेनेंट्स भी साइन करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। एक तो बहुत मोटी एसेट्स आपके कोलेटरल पे वो ले जाते हैं। ऐसी थोड़ी ना आपको, एक तो बेटा आप स्टार्टअप हो, ऐसी थोड़ी ना आपको लोन दे देंगे बिना कोलेटरल के, आपसे कोलेटरल लेंगे, गारंटर मांगेंगे। तो बेटा एक तो इन्वेस्टर ये चीज देख के गायब हो जाता है, उसको पता है भाई साहब अगर ये तो स्टार्टअप है, कि देखो उसकी गलती नहीं है बेटा, गलती नहीं है, स्टैट्स एक्चुअली कुछ नहीं है, मार्केट डेटा है बेटा। आपको पता है मार्केट में जैसे जितने भी स्टार्टअप 70 to 80% तो बेटा खुलते हैं, लेकिन खुलते बंद हो जाते हैं। अब बेटा उसने ये डेटा देखा हुआ, आधे स्टार्टअप्स तो बेटा बंद हो जाते हैं ना खुलते ही। फंडिंग तो दे देंगे, आइडिया बहुत अच्छा है, बात वही है चलेगा नहीं चलेगा। तो नहीं चला तो नहीं चला, हमने पैसा और डाल दिया और ऊपर से उधारी और ले रखी थी इसने। तो बेटा ऐसे इन्वेस्टर बैकआउट हो जाते हैं, वेंचर कैपिटल स्पेशली बता रहा हूं। आपने अगर देखा हो कभी उनकी माइंडसेट समझोगे तो आप देखेंगे, और जो भी कंपनी जिसका कैपिटल में मोटा शेयर डेट से फाइनेंस होता है, वो वहां पे वेंचर कैपिटल दूर हो जाते हैं ऐसे धंधे से, क्योंकि उन्हें पता है स्टैट्स ये कहते हैं कि वैसे स्टार्टअप जनरली बंद हो जाते हैं, तो अगर ये भी उसी स्टैट्स के अंदर आ गया तो बेटा ये बंद हो जाएगा, ऊपर से उधारी और लेके आया, एसेट्स और ले जाएगा, हमारा पैसा भी लेके जाएगा, तो ये तो लॉस हो जाएगा। तो बेटा वो तो भाग जाता है, सीधी बात है। दूसरा, डेट से नहीं तो बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास वो अप्रोच होते हैं, कुछ स्टार्टअप्स होते हैं वो डेट के पास जाते ही नहीं, उन्हें पता है क्योंकि अगर एक बार हमने डेट से फाइनेंस कर लिया और बाय चांस हमें बाद में वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ा तो वेंचर कैपिटलिस्ट दूर हो जाएंगे, वो नहीं मांगेंगे। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाते ही वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, उन्होंने कहा भाई साहब देखो हमने नया स्टार्टअप स्टार्ट करा है, थोड़ा बहुत घर से जुगाड़ वगैरह करके पैसा लेके हमने थोड़ा सा इक्विटी से स्टार्ट कर दिया, ओके, और धंधा अच्छा खासा चल गया। अब बाकी की जो हम अब उसको हमें स्केल करना है, स्केल मतलब उसको हमें आगे बढ़ाना है। अब आगे बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको पता है जितना ज्यादा धन, इतने 1 लाख रुपए में बस इतना ही धंधा स्टार्ट होगा, बेटा 5 लाख करोगे तो और धंधा बड़ा हो जाएगा, तो कैपिटल की जरूरत है। तो हम बाकी जो कैपिटल है वो आपसे मांग रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से मांगते हैं। बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो दूसरे के धंधे में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आपने शार्क टैंक करके देखा होगा बेटा, वो जितने भी वहां पे बैठे हुए हैं शार्क्स करके, उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो वो दूसरे के धंधे में बेटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो डेट लेने से पहले वो उनके पास चले, अगर उन्होंने पैसा दे दिया, वो ऐसे पैसे नहीं लेते बेटा, वो क्या करते हैं, या तो आपकी जो इक्विटी होती है, मतलब जो आपका मालिकाना जो शेयर्स होते हैं वो बाय कर लेंगे, है ना, या वो आपको लोन पे दे देंगे। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है यार ये बिजनेस बताओ हो सकता है अच्छा है, बिजनेस में दम है, लेकिन चांसेस है, क्योंकि ऐसी जो इंडस्ट्री के बिजनेसेस है वो आगे जाके फेल हुए हैं, लेकिन उन्हें देखा इस धंधे में दम है, वेंचर कैपिटल देखते हैं इस धंधे में दम है, लेकिन ऐसी जो इंडस्ट्री वो आगे जाके स्टार्टअप फेल हुए हैं, डेटा ये कहता है। तो वो क्या करता है, अपने आपको सेफ साइड रखने के लिए वो आपसे क्या करता है, आपको पैसा दे देते हैं, लेकिन उधारी पे देते हैं, उधारी पे देंगे, वो आपसे इक्विटी बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो इक्विटी लेके क्या करेंगे, जब धंधा ही बंद हो गया तो इक्विटी तो वही काम से पूरा हो जाती है, आपको पता है इक्विटी तो जब धंधा बंद हो गया तो मार्केट वैल्यू यूं नीचे जाती है उसकी तो। और दूसरा ये तो प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेट प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो इक्विटी की, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए डेट पे दे देते हैं, है ना, अच्छे खासा 12 या 11% रेट पे दे देंगे। तो ये रीजन होता है बेटा। तो अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो बात मेरी क्या है, कैपिटल के दो सोर्स है, इक्विटी प्लस डेट। आप कुछ कुछ बिजनेस होते हैं बेटा वो डेट उठाते ही नहीं, सारा का सारा इक्विटी लाते, प्योर इक्विटी बिजनेस बोलते हैं ऐसे बिजनेस को, पूरा का बिजनेस, उनके पास बहुत पैसा होता है बेटा, पैसों की कमी नहीं है उनके पास, वो हाथ बाहर वालों से क्यों हाथ मिलाएंगे बेटा, उनके पास बहुत पैसा है, सारा का सारा पैसा लाया धंधे में डाल दिया। लेकिन आपको पता है ऐसे बिजनेस भी अच्छे बिजनेस नहीं है इन्वेस्टर्स टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। अब आपने इतना अच्छा खासा बेटा, वैसे पार्ट 2 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप फुली बिजनेस भी इक्विटी से फंड कर रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है, गलत है, क्योंकि बेटा इक्विटी इज अ वेरी एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो एक अच्छा बिजनेस होता है ना बेटा, वो डेट इक्विटी मिक्स मतलब ऑप्टिमल बैलेंस के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है धंधे के अंदर। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत होता है, वो एक इन्वेस्टर, वो एक धंधा जो कैपिटल स्टार्ट करता है उसके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन स्टिल बेटा वो बताओ क्या इक्विटी में पैसा, वो इक्विटी से अपना वो पैसा इन्वेस्ट करता है, घर से वो पैसा लेके आता है, लेकिन सारा नहीं लेके आता। मतलब उसके पास पैसा है, 1 लाख रुपए का मोमोज का स्टॉल उसे खोलना है, वो बेटा 1 लाख तब भी जान मुझ के लेके नहीं आता, वो सिर्फ 40,000 लेके आता है, 50,000 लेके आएगा। सोचो 60,000 इक्विटी से लेके आया,
40,000 बेटा वो जानबूझ के उधार से उठाता है। आप बोलोगे सर बड़ा पागल है, उधार से क्यों उठा रहे जब घर में पड़ा हुआ है? बेटा क्योंकि मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर एक फाइनेंशियल लेवरेज का कंसेप्ट पढ़ा है, वहां पे आपको जाके समझ में आएगा क्या होता है। बेटा उधार लेने से फाइनेंशियल लेवरेज आ जाती है। अब ये क्या होता है अभी मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे इररिलेवेंट है, मैंने इन डिटेल इस पे वीडियो बना रखी है अपनी पार्ट 2 के अंदर, आप वहां जाके समझ सकते हैं। तो फाइनेंशियल लेवरेज का फायदा उठाने के लिए वो ये काम करते हैं। लेकिन बेटा फाइनेंशियल लेवरेज भी एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर पाता। अगर आपने गलत कर दिया तो वो धंधे को नीचे भी ले जाएगा और मार्केट वैल्यू तो बिल्कुल क्रैश कर देगा। उसको बहुत ही सोच समझ के और एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एनालिसिस्ट ही उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके इस कैपिटल के चेंज होने की वजह से अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है और उससे कैश फ्लो फर्क आ रही है, कैश फ्लो में आपका चेंज हो रहा है, बेटा आप उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर डालेंगे। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख दिया, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। मतलब आपने कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपके पास कोई कैश आ गया तो पहले जितने भी आ रहे हैं उनको लिख दो, फिर जितने जा रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो उनसे माइनस कर दो, तो जो नेट अमाउंट आएगा उसको क्या बोलोगे, नेट इनफ्लो फ्रॉम, सॉरी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मैंने फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखा है। उससे पहले हम छोटी सी रीडिंग करते हैं। Cash flow from financing activity is the third and final section of the statement of cash flows. It reports the cash movements between a company and its owner and lenders. मैंने आपको बोला, देखो ये बहुत ही टेक्निकल भाषा में लिखा है, मैंने आप लोगों के लिए इजी करके लिखना है। देखो वो कहता है जैसे ही आपके कैश मूवमेंट्स होंगे, मतलब आप देख रहे हैं आपके कैश में मूवमेंट हो रहा है, मतलब आ रहा है या जा रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, आपके ओनर्स की वजह, ओनर्स में चेंज होने की वजह से, ये लेंडर्स, बेटा लेंडर्स को क्या बोलते हैं, डेट, और ओनर्स को क्या बोलते हैं, इक्विटी। मतलब इक्विटी या डेट, इन दोनों में से किसी में भी अगर कुछ चेंज आ रहा है और उसके चेंज होने की वजह से आपके कैश में कोई मूवमेंट हो रही है, तो आंख बंद करके बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर डाल देना। ये आपको बताता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम कैश इनफ्लो में कौन कौन सी चीजें डालते हैं, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स। बेटा इशू ऑफ शेयर्स है, अब देखो आपने शेयर इशू करा तो बेटा शेयर इशू करके आपकी कैपिटल बढ़ती नहीं बढ़ती। बेटा कैपिटल तो दो प्रकार की होती है, आपको मैंने बताया दो चीजों की मिश्रण है, इक्विटी और डेट। इन दोनों में से अगर कुछ भी बढ़ गया तो कैपिटल बढ़ जाएगी। आपने शेयर इशू करे तो क्या आपकी इक्विटी नहीं बढ़ जाएगी, तो इक्विटी बढ़ गई। अब इक्विटी तो बढ़ गई, ठीक है, अभी तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लेकिन मैंने तो ये बोला था कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से कैश बैलेंस भी चेंज होना चाहिए। देखते हैं चेंज हुआ नहीं हुआ, अभी इतना तो हो गया, आधा काम डन हो गया, अभी तो कैपिटल स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, अब देखते कैश चेंज हुआ नहीं हुआ। शेयर आपने इशू करे, आपने शेयर इशू करे, ठीक है, तो बेटा आपने शेयर इशू करेंगे तो इक्विटी बैलेंस तो बढ़ गया, ओके। लेकिन मार्केट में आपने शेयर इशू करेंगे किसके बदले, पैसों के बदले ही तो करेंगे, आपको पैसों की जरूरत थी तभी तो आपने अपने शेयर बेचे, तो पैसा आया होगा, तो कैश में भी तो स्ट्रक्चर कैश में भी तो मूवमेंट हो गई, कौन सी, कैश इनफ्लो। इसलिए इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए बेटा। एक अगर अगर आपके कैपिटल बस एक ऐसा फ्लो जिससे आपका सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है लेकिन कैश में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो आप उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं डाल सकते बेटा। दोनों कंडीशन, एंड वर्ड यूज कर रहा है, कंजक्शन पे ध्यान दो, एंड पे, और नहीं चलेगा, एंड। दूसरा ले लेते कैश प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब आपको आपने कहा नहीं शेयर इशू नहीं करने, डिवेंचर इशू कर देते हैं, बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, तो आपने बॉन्ड्स इशू कर दिया, तो आपने बॉन्ड्स इशू कर दिया, तो आपने उनसे पैसा उधार पे ले लिया, तो बेटा बॉन्ड्स इशू करके नोट पैसा आएगा तो कैश में तो मूवमेंट हो गई, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्यों नहीं होगा। कैसे बताया था मैंने आपको, कैपिटल दो चीजों का मिश्रण होता है, इक्विटी और डेट। बॉन्ड्स इशू करने से आपका डेट स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा, डेट बढ़ जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रोसीड फ्रॉम द लोन एंड बोरिंग, वही आपने बेटा लोन ले लिया होगा, आपने बैंक से लोन वगैरह ले लिया होगा, तो आपको उससे प्रोसीड्स वगैरह मिल गई होंगी। कैश आउटफ्लो, बेटा वही रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब आपने बेटा प्रेफरेंस शेयर को अब रिडीम कर दिया, रिडीम करना उनको बाय बैक कर देना। ले प्रेफरेंस शेयर से पहले आपने पैसा उठाया होगा, आपने कहा यार हटाओ यार इन प्रेफरेंस शेयर वालों को, फालतू के रखे हुए हैं, आपने कहा लो भाई प्रेफरेंस शेयर वाले अपना सर्टिफिकेट पकड़ो, हमारा सर्टिफिकेट वापस दो, लाओ। नहीं तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं देंगे, हम कैसे देंगे, तुम्हारा हमने ये सर्टिफिकेट पैसे देके खरीदा है। अच्छा तुमने कहा अच्छा पैसों को बता रहा है मुझे, ये ले पैसे पकड़, तो आप उसका पैसा उनको रिटर्न कर दोगे। तो जब भी आप प्रेफरेंस शेयर को उनका पैसा रिटर्न कर देते हो जो उन्होंने आपको दिया था, उसको रिडेम्पशन बोलते हैं, ठीक है, रिडीम कर दिया। अच्छा जब आपने रिडीम करा होगा तो बेटा आप देखते हैं, तो आपका एक तो इक्विटी में कुछ चेंज आ रहा है, मतलब कैपिटल में चेंज आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर आप कहां दिखाते हो, इक्विटी के अंदर, तो जब आप उनका पैसा लौटा दोगे तो आपकी इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कैपिटल में चेंज आ गया आपका। अच्छा आप उनका जब पैसा लौटाओगे, मतलब पैसा दोगे, तो आपका कैश आउटफ्लो नहीं हो जाएगा, तो कैश पे भी मूवमेंट आ गई, इसलिए देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो दिखा रहे हैं, क्योंकि कैश यहाँ पे जा रहा है ना, ठीक है।
फ्लो का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं आपको पता चल गया फाइनेंसिंग, अब फ्लो भी तो देखो, इनफ्लो या आउटफ्लो, भाई तो भाई सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा। पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, वही आपने बेटा शेयर सब आपने मार्केट में इशू करे थे, अब आपने दोबारा मार्केट से वो दोबारा खरीद लिए, तो आपका पैसा लगेगा उसको खरीदने के लिए, ठीक है, आपका इक्विटी बैलेंस भी चेंज होगा और आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन और डिबेंचर, वही जो उधार पे पैसा लिया था उनका वापस दे देंगे। पेमेंट फॉर लोन, अबे लोन लेके भाग थोड़ी ना जाएंगे, लोन लेके पैसा भी तो लौटाना है, तो पैसा देंगे तो एक तो हमारा कैश बैलेंस नीचे गिर जाएगा, दूसरा डेट भी डिक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल में भी चेंज आएगा और कैश बैलेंस में भी चेंज आएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बेटा इस पे थोड़ा सा बताऊं विवाद है, इसमें थोड़ा आज भी विवाद है। कुछ इन्वेस्टर्स ये कहते हैं नहीं नहीं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डालेंगे क्योंकि ये करंट लायबिलिटी। कुछ कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये सब बकवास है, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अबे तूने लोन लिया, उसको तू फाइनेंसिंग एक्टिविटी मान रहा है, तो उसके ब्याज को तू ऑपरेटिंग मानेगा जबरदस्ती? हमारा धंधा है क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देने का? धंधा है क्या? एक फार्मा बिजनेस है, वो बेचारा मेडिसिन बना रहा है, लेकिन आपने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे डाल दिया, किधर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा यूजर ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी तो ये, यूजर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ये सोचेगा ना, अबे ये तो फार्मा बिजनेस वाला है, ये इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्यों डाल रहा है? इसका धंधा है क्या ब्याज देना? नहीं, क्या ये फाइनेंशियल इंटरप्राइज है? बेटा कंफ्यूज है, आपने इसको कंफ्यूज कर दिया, इसलिए हम इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर डालते हैं। और एक्चुअली आपके सीएमए यूएसए के हिसाब से तो आपको यही डालना है, फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर डालना है। ये बाहर जो भी चल रहा है बेटा आपको इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि यही है ना, बाहर आपको थोड़ी ना कोई एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है, आप कुछ भी करो। देखिए यहाँ पे तो आपको एग्जामिनर टेस्ट करेगा बेटा, आपको यहाँ पे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे फाइनेंसिंग? बेटा पहली बात तो आपको डिविडेंड दोगे तो कैश में दोगे, कैश तो देना पड़ेगा, तो आपका कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। लेकिन सर ये नहीं समझाया कैपिटल कैसे चेंज होगा? बेटा आप डिविडेंड कहां से देते हो? रिटेन्ड अर्निंग्स में से। अरे रिटेन करने क्या, अब रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? आपका जितना भी प्रॉफिट होता है ना बेटा, आप उसको क्या करते हो? जोड़ के रखते हो। अरे आपने धंधे का प्रॉफिट कमा लिया, अब उसको खा थोड़ी ना जाओगे, धंधा ये क्या नहीं कर खाता नहीं है बेटा, उसको मतलब जोड़ के रख लेता, आगे काम आएगा ना, तो जोड़ के रख लेते हो। जोड़े हुए प्रॉफिट को ही या लॉसेस को हम क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। तो उस रिटेन अर्निंग्स में से ही तो आप दोगे डिविडेंड, क्योंकि जोड़ा हुआ प्रॉफिट तो प्रॉफिट में से तो डिविडेंड देते हैं। हाँ ठीक है, तो रिटेन अर्निंग्स हम कहा दिखाते हैं? इक्विटी के अंदर, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग्स किसका है? मालिकों का है ना, शेयर होल्डर्स का, इसलिए हम इसको शेयर होल्डर्स अकाउंट में इक्विटी के अंदर ही दिखाते हैं। ठीक है, अब जब आप अब आप डिविडेंड दोगे तो आपका रिटेन अर्निंग्स में से दोगे तो आपका रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगा, रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगा ना, तो डिक्रीज हो जाएगा, तो आपकी इक्विटी भी तो डिक्रीज हो जाएगी। बेटा इक्विटी भी तो डिक्रीज हो गया, नहीं होगी? हाँ जी सर होगी। अच्छा, और आपका कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा क्योंकि आपका कैश आउटफ्लो है। ओके, इसलिए हम इसको कैश आउटफ्लो में दिखाते हैं। इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स वैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, लेकिन अगर पर्टिकुलर उसमें चिल्ला चिल्ला के बोला नहीं नहीं ये फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए है, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो आप इसको यहां डालोगे। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, ऐसे अगर टैक्स है तो आप उसको यहां डाल दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट ऐसे बोलता है इनकम टैक्स, तो बेटा आपको बस आंख बंद करके उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बेटा मैंने बाकी सब एक्सप्लेन करा था, मैंने आपको इन डिटेल ये जितना भी लिखा उसका एक्सप्लेनेशन है, इन डिटेल मैंने आपको बता दिया। बेटा आपको टेक्निकल नॉलेज अपने स्टडी मटेरियल से कंटिन्यूस रीडिंग करते रहनी है, क्योंकि मैं आपको लेक्चर हिंदी में डिलीवर कर रहा हूँ, पेपर आपका आएगा अंग्रेजी में, है ना? तो आपको कितना भी अच्छा आता है उसको कन्वर्ट करके अपना उसको आप लिख दोगे, इंग्लिश में लिख के आ जाओगे, लेकिन बेटा एग्जामिनर सिर्फ टेक्निकल वर्ड ढूंढता है, जो स्टडी मटेरियल में ही लिखे हैं तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे आपका बताओ स्कोरिंग चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे बेटा। ठीक है, एलिवेट कर देंगे आपका। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम एग्जांपल्स थोड़ा इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इस टॉपिक को एंड ही कर देंगे। अगली क्लास में हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे अपना पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।